नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करेंगे पूरे के पूरे भारतीय इतिहास को और इतिहास में आए हुए उन सभी क्वेश्चंस को जो एसएससी के एग्जाम, एमटीएस के एग्जाम में, स्टेनो, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में हम लोगों ने रेलवे के एग्जाम्स को कवर किया और डिफेंस के एग्जाम को कवर किया। इन एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस इतिहास से बने थे सभी क्वेश्चंस को एक साथ रखा गया और उनको फिर टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए टॉपिक वाइज अध्ययन में आज हमारा पहला लेक्चर है जिस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास को जानने के बारे में। भारतीय इतिहास से मतलब क्या है? हम लोग भारतीय इतिहास में चर्चा किस किस बारे में करते हैं, क्या करते हैं? भारतीय इतिहास में हम लोग चर्चा करते हैं भारतीयों के सैन्य इतिहास के बारे में कि भारतीय सैन्य व्यवस्था किस आधार पे थी, भारत में धर्म किस आधार पे विकसित हुआ, किस आधार पे एक आक्रांता धर्म आके भारत का वास्तविक धर्म बन जाता है, सामाजिक इतिहासों के बारे में, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में, राजनीतिक इतिहासों के बारे में, साथ में भारतीय आर्थिक इतिहास के बारे में। ये सभी इतिहास को चर्चा करने के लिए भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मुख्य तौर पे 3 भाग, और इसके एक और पार्ट बनता है जो गांधी युग के बारे में जानते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास तथा तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास के बाद एक स्वतंत्रता युग आता है जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा कार्य करते हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। तो स्वतंत्रता आंदोलन तथा भारतीय कला व संस्कृति के बारे में आखिरी में अध्ययन करेंगे। इनमें से हम लोग पहले उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे मध्यकालीन इतिहास। एग्जामिनर्स का वर्तमान समय में बहुत फेवरेट चल रहा है। आधुनिक इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन तीनों के बाद हम लोग आएंगे प्राचीन इतिहास के बारे में या एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री से पहले पहले हम लोग यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर घूम के यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमारा एम है कि आपका अगर एग्जाम्स पास में है तो पहले आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए, आप अपने एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन के बाद कंप्लीट इतिहास आप पढ़ सकते हैं। आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जब चर्चा करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा अरब व तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत काल के बारे में, विजयनगर व बहमनी साम्राज्य के बारे में, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय के बारे में, भक्ति व सूफी आंदोलन, मराठा साम्राज्य तथा मुगल साम्राज्य के बारे में। इनमें से अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले उन आक्रांताओं के बारे में जो भारत को सिर्फ लूटने की दृष्टि से आए थे, जिनका सिर्फ एक काम था कि उनके यहाँ पे अन्न की बड़ी कमी थी, उनके पास खाने के लिए योग्य जमीन भी नहीं थी, सही से अन्न भी नहीं था। तो वो भारत की ओर देखते हैं कि भारत के पास तो ये पंच नदियों का क्षेत्र है, चारों तरफ नदियां ही नदियां हैं, सब कुछ उपजाऊ हुई है, सबसे ज्यादा खाद्य योग्य जगह है, वहां पे आके सबसे पहले भारतीयों पे कब्जा करते हैं और भारतीय प्रशासन को किस तरह से अपने अधीन लाते हैं कि पूरा पूरा दिल्ली सल्तनत काल बन जाता है। अब अरब व तुर्क आक्रमण से पहले भारत की दशा क्या थी, पहले उसको देखते हैं। अरब व तुर्क आक्रमण से पहले लगभग 647 ईस्वी से पहले तक हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। हर्षवर्धन का काल था जिसमें भारत एकल भारत की तरह कार्य करता था, परंतु हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत अलग अलग प्रांतीय क्षेत्रों में बट गया। छोटे छोटे इसमें प्रांतीय राज्य होने लगे, जो प्रांतीय राज्य होने लगे इस वजह से भारत में थोड़ी शक्ति की कमी हो गई, क्योंकि कोई भी एकल नहीं था, एकत्र नहीं था। जैसे आपने लकड़ी का गट्ठर देखा होगा, अगर छोटी छोटी लकड़ी के गट्ठर को आप अलग तो तोड़ सकते हैं, परंतु अगर इसमें एक साथ बंच कर दिया जाए, इस तरह से लकड़ी के गट्ठर रख दिया जाए, तो इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी आधार पे जब भारत में एक एकल शासन थे, हर्षवर्धन के काल तक 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भारत अलग अलग छोटे छोटे सम्रांतों में विभाजित हो जाता है। अब 7वीं शताब्दी से लेके मतलब 647 से लेके लगभग 712, 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक भारत इसी तरह से अलग अलग भागों में विभाजित रहा, सामंतवाद के विषय में रहा। और इस समय विदेशी आक्रांताओं ने भारत पे बहुत आक्रमण किया और आक्रमण करके भारत को लूटने का कार्य किया। इस काल में दो मुख्य तौर पे भारत में आक्रमण करते हैं, एक अरब तथा दूसरे तुर्क। इसके बाद तुर्कों द्वारा भारत में एक स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है अर्थात दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना की जाती है। अरब आक्रमण के समय जो था, अरब आक्रमण के समय एक सफल आक्रांता था जिसको एमबीके के नाम से जानते हैं। एमबीके फुल फॉर्म मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इससे पहले भी अरबों ने कई बार आक्रमण किए जिसमें कि उदयदौला इत्यादि उदयदौला हो गए प्रमुख थे। परंतु अब हम लोग चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया, इसमें से दो प्रमुख थे, अरब व तुर्क जनजाति। तुर्कों ने भारत में एक स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था का फिर गठन किया जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना देखेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत, अभी हम लोग चर्चा करेंगे अरब के बारे में कि अरब की स्थायी व्यवस्था किस प्रकार से रही, किस तरह से रहा और इनका किस प्रकार से। जब अरब के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं तो अरब में से हमारे पास पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, भारत पे सबसे पहला सफल
और पहला भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? जब कभी आपसे सफल आक्रमण के बारे में पूछ लेता तो आप थोड़े से सिलेक्टिव हो जाते हैं, परंतु सफल आक्रमण से पहले आपको पता होना चाहिए कि अरबों ने भारत पे जो आक्रमण किए थे उसमें से 2 असफल आक्रमणकारी कौन से थे? एक थे उवैदुल्ला, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया परंतु ये प्रशासनिक सत्ता को स्थापित करने में सफल नहीं रहे, ये हार के चले गए। एक बुदैल, उद्दौला और बुदैल ने लगातार भारत पे आक्रमण किया परंतु ये कभी सफल नहीं हुए। इसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसको एमबीके मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया और ये उस समय विजय हो गया। भारत पे आक्रमण का जो इसका पूरा का पूरा क्रम था उसको याद रखिएगा। ये 712 ईस्वी में मकराना से चलता है और मकराना से चलते हुए ये सबसे पहले निरून शहर पहुंचता है। निरून शहर या निरून नगर है क्या उस समय? निरून नगर उस समय बौद्ध भिक्षुओं का क्षेत्र था जिस पे इसने कब्जा किया। उसके बाद ये शीशम जे एरिया में पहुंचता है जो जाटों की राजधानी थी। जाटों की राजधानी से होते हुए देवल ये क्षेत्र पहुंचता है। देवल जो कि सिंध की राजधानी थी, फिर सिंध पे विजय प्राप्त करता है और सिंध पे विजय प्राप्त करने के बाद ये 715 में जब लौट रहा था तो उस समय इनकी हत्या हो जाती है। हत्या करता भी एक मुस्लिम था, मतलब हत्या करता भी एक अरब आक्रमणकारी ही था। कंफर्म हुआ? पहला सफल आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। इससे पहले 2 असफल आक्रमणकारियों के नाम याद रखिए जो अरब के थे, उवैदुल्ला एवं बुदैल। कब से किया? 712 ईस्वी में मकराना होते हुए निरून शहर पहुंचे, निरून शहर से होते हुए शीशम, शीशम से ये देवल सिंध पहुंचते हैं। अब मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अब मोहम्मद बिन कासिम के थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम है कौन? मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी था। है क्या ये? मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी। इसकी एक इमेज याद रखिएगा, इमेज से हो सकता है आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाए, मुझे इनकी इमेजेस ज्यादा नहीं याद होती है। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी था। इसका जन्म होता है ताइफ ईरान में। ताइफ इराक में इसका जन्म होता है और जिस समय इसका जन्म होता है, जन्म के समय धीरे धीरे वहां की दशा इस तरह से होती है कि वहां छोटे छोटे काबिले आपस में ही लड़ने लगते हैं। भोजन के लिए, धन के लिए सब एक दूसरे में ही लड़ रहे थे। तो मोहम्मद बिन कासिम उस युद्ध के दौरान उत्पन्न होता है और युद्ध के बाद ये पूरी तरह सत्ता खुद में स्थापित करना चाहता है। सत्ता स्थापित करने के लिए देखता क्या है कि भारत में बहुत अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था क्षेत्र सुगम रूप से सुचालित है, यहाँ आके आक्रमण करता है। तो ये आक्रमण करने के लिए 712 ईस्वी में चलता है। 712 में जब ये आक्रमण करने के लिए आया था तब इसकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष की थी। 23 वर्ष का व्यक्ति सिंध के राजा दाहिर की हत्या करके जाता है। ठीक है? वहां से फिर ये पहुंचते हैं निरून नगर, निरून नगर से होते हुए शीशम, शीशम से होते हुए देवल, जिसको हम लोग सिंध के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आके कंप्लीट सत्ता स्थापित करता है। साथ में ये हज्जाज का देखो क्या कहता है, क्वेश्चन ऑप्शन क्या पूछा गया, सॉरी मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था इसके बारे में आपको बताना। तो मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज का दामाद था। ठीक है, कंफर्म है। अब ये हज्जाज है कौन ये याद रखिएगा। जो हज्जाज है, ये हज्जाज इराक का गवर्नर था उस समय। ठीक है, इराक का गवर्नर हज्जाज का दामाद था। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी था, खलीफा का सेनापति था। जन्म होता है इराक में। इसकी पत्नी का नाम याद रखिएगा, इसकी पत्नी का नाम जुबैदा था। तो ये 4 ऑप्शन और याद रखिएगा। इसकी पत्नी का नाम था जुबैदा और ये खुद को गजवा ए हिंद कहलवाता था। गजवा हिंद का मतलब क्या? हिंद पे फतह करने वाला, या इसकी उपाधि क्या थी? गजवा ए हिंद की इसकी उपाधि थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चचनामा ग्रंथ के अनुसार किस आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी? ठीक है, चचनामा ग्रंथ जब आपके ऑप्शन में आ गया तो इसके लेखक के नाम बारे में भी आप याद रखिएगा। चचन जो चचनामा ग्रंथ था इसके लेखक थे अबू वक्र कुकी। अबू वक्र कुकी इसके लेखक थे और इसमें ये लिखा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की जो हत्या हुई वो 715 ईस्वी में हुई। वो भी 715 में सुलेमान के कहने पर हुई। हत्या किसके कहने पे हुई? खलीफा सुलेमान के कहने पे हुई। दाहिर कौन था? दाहिर सिंध का राजा था। हज्जाज कौन था? मोहम्मद बिन हारून कौन था? इनके बारे में बाद में देखते हैं। चंचनामा ग्रंथ में क्या लिखा है? चंचनामा ग्रंथ में लिखा है कि 715 ईस्वी में इसकी हत्या हुई और हत्या होती किसके? सुलेमान के कहने पे। सुलेमान है कौन? खलीफा है। खलीफा सुलेमान के कहने पे चचनामा ग्रंथ में लिखा है कि इनकी हत्या हो गई। इसके साथ 2-3 पॉइंट्स और याद करने लायक है जो कि सबसे अच्छा है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने एमबीके, मोहम्मद बिन कासिम, मैं इनका शॉर्ट फॉर्मेट एमबीके ही लिखूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया तो भारत पे आक्रमण के बाद 2 चीज बहुत प्रमुख हुई। सबसे पहले तो एक चरक संहिता और पंचतंत्र का, चरक संहिता और पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद होता है। ठीक है, अरबी लोग भी इन दोनों महान पुस्तकों से
वाकिफ होते हैं। इसके साथ ही खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। खगोल शास्त्र का अध्ययन के साथ-साथ भारतीयों में सबसे पहले जजिया कर प्रारंभ होता है। जजिया कर क्या है? जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर है, जो उनके संरक्षण हेतु लिया जाता था। जजिया कर प्रारंभ होता है किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। इसके काल में भारत में आक्रमण करने के परिणाम क्या निकलते हैं? एक चरक संहिता का अरबी अनुवाद, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद होता है। खगोल शास्त्र का अध्ययन किया जाता है और खगोल शास्त्र के अध्ययन पे एक किताब लिखी गई है। उस किताब का नाम याद रखिएगा, किताब उल फिज। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। किताब उल फिज है क्या? खगोल शास्त्र का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं और समणों के हाथ में था? याद रखिए, कभी हम लोगों ने पढ़ा था निरून नगर जो था, निरून नगर बौद्ध भिक्षुओं का क्षेत्र था। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध भिक्षुओं का निवास था। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने यहीं पर आक्रमण किया था। इसके बाद जो अरोर है, मुल्तान है, ये दोनों के बारे में आप लोग याद रखिए। अरोर और मुल्तान के सिंध नदी पे विजय करने के बाद सिंधु के तट पे मोहम्मद बिन कासिम ने 2 नगरों की स्थापना की। वो 2 नगर कौन से? अरोर और मुल्तान। अरोर नगर की स्थापना और मुल्तान नगर की स्थापना मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु तट पर विजय के दौरान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पे थी? देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि इसने आक्रमण का सबसे पहले क्या नाम रहा? सबसे पहले इसने निरून पे आक्रमण किया। निरून क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के बाद ये सीसम क्षेत्र में आया। सीसम क्षेत्र को अपने अधिकार में लेता है। सीसम क्षेत्र के पास ये देवल क्षेत्र में जाता है। जो देवल था उस समय देवल की जगह से देवल नाम से लिखा गया। पता नहीं क्यों बुक्स में एरर है, टाइपिंग एरर है या देवल देवल ही बोलते हैं। जो देवल क्षेत्र था, देवल क्षेत्र है क्या? ये सिंध की जो सिंध था, भारतीय सिंध प्रांत था, उसकी राजधानी था। कंफर्म हो गया? देवल क्या है? सिंध राजधानी प्रांत है। निरून क्या है? निरून बौद्ध भिक्षुओं का क्षेत्र है। अरौर और मुल्तान ये 2 नगरों की स्थापना मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। वो भी है कहाँ? ये सिंधु नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध पर कौन शासन कर रहा था? जिस समय अरब का आक्रमण होता है, उस समय दाहिर नाम का एक ब्राह्मण वंशी जो था, वो सिंध पर शासन कर रहा था। वैसे ये जीत कभी भी मोहम्मद बिन कासिम के पड़ने में नहीं जाने वाली थी, परंतु इसका एक दोस्त था। दोस्त कहें या शत्रु कहें, दोनों कुछ भी कह सकते हैं हम, जिसका नाम मोकाहा था। देशद्रोही था, सरदार था ये। देशद्रोही सरदार था, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को ये बताया कि कहाँ पे दाहिर कमजोर पड़ता है। उसके बाद उसने वहीं पे हमला किया और जाके जीत लिया। देवल क्या है? देवल सिंध की राजधानी। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सिंध के किस शहर में को अरबों ने स्वर्ण नगरी के नाम से दिया है? 2 शहर की स्थापना की थी, एक अरौर और मुल्तान। इसमें से जो मुल्तान है, इसको इस पे अरबों ने सिंध के मुल्तान शहर को स्वर्ण नगरी की संज्ञा दी है। स्वर्ण नगरी की संज्ञा किसने दी? स्वर्ण नगरी की संज्ञा किसको मिली है? मुल्तान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? भारत में जजिया कर सबसे पहले किस शासक ने लगाया था? देखिए, भारत में जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अब हम लोग एक काम करते हैं, जजिया कर के बारे में कंप्लीट देख लेते हैं, क्योंकि जजिया कर से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जजिया कर के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले अगर भारत में जजिया कर के बारे में चर्चा करें, तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। इसके बाद दिल्ली सल्तनत काल को जब पढ़ेंगे, तो दिल्ली सल्तनत काल में फिरोज तुगलक ने सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर भारत में सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। परंतु अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान था जिसने जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद शेरशाह सूरी ने जजिया कर का नाम बदल दिया और इसको नगर कर की संज्ञा दे दी। जजिया कर का नाम उच्चारण बंद कर दिया। अकबर ने एक बार बंद करता है। अकबर के शासनकाल में इसको आप लोग ऑन ऑफ स्विच मान सकते हैं। अकबर ने क्या किया? अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, परंतु 1575 में इसे पुनः लगा दिया। इसका इसने फिर 79 से 80 के बीच में बंद किया। अकबर क्या था? जजिया कर का ऑन ऑफ स्विच रहा, जिसने 64 में ऑन करके 64 में ऑफ किया, 75 में ऑन कर दिया। फिर 79 से 80 के बीच में इसको समाप्त कर दिया। अकबर क्या है? अकबर ऑन ऑफ स्विच है। शेरशाह सूरी ने जजिया कर का नाम परिवर्तित किया, नगर कर किया। दिल्ली सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया। और अगर भारत में सबसे पहले के बारे में चर्चा करें, तो सबसे पहले हमें दिखता है मोहम्मद बिन कासिम अर्थात एमबीके के काल में। अकबर क्या था? अकबर ने कंप्लीट तौर पे ऑन ऑफ स्विच का कार्य किया। अकबर ने एक बार ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑन किया। इसके बाद औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने इसके बाद जजिया कर पुनः प्रारंभ किया। जजिया कर औरंगजेब द्वारा जब प्रारंभ किया गया, तो जहादर शाह ने उसको समाप्त कर दिया।
फिर फारूक शेर ने जजिया कर प्रारंभ किया। फारूक शेर ने जजिया कर प्रारंभ करने के बाद मोहम्मद शाह ने पूर्णतः जजिया कर समाप्त कर दिया और इसके बाद जजिया कर भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता। वर्तमान समय में जजिया कर नामक कोई भी कर नहीं है। नगर कर है पर जजिया कर नहीं। हाउस टैक्स है, वो सबसे लिया जाता है। किसी भी धर्म विशेष को लेके भारत में किसी भी तरह के कर की कोई भी सुविधा नहीं प्रदान की गई है। चलिए, तो जजिया कर कंफर्म हुआ। जजिया कर के बारे में कौन-कौन से पॉइंट में फेमस है? सबसे पहले जजिया कर प्रारंभ किसने किया? एमबीके द्वारा। दिल्ली सल्तनत काल में फिरोज तुगलक ने। शेरशाह सूरी ने इसका नाम परिवर्तन किया। नाम परिवर्तन करके क्या रखा? नगर कर रख किया। अकबर कौन से थे? अकबर इसके ऑन ऑफ स्विच की तरह कार्य करते हैं। एक बार बंद करते हैं, फिर इसके प्रारंभ करते हैं, फिर बंद करते हैं। जजिया कर को औरंगजेब ने फिर से प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद जादर शाह समाप्त करते हैं। जादर शाह समाप्त करने के बाद फारूक शेर इसको प्रारंभ करते हैं और मोहम्मद शाह रंगीला पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था या भारतीय इतिहास से जजिया कर पूर्णतः समाप्त हो जाता है। आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की अरबों के आक्रमण के बारे में। कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे तुर्क और तुर्कों के बाद हम लोग धीरे से प्रवेश कर जाएंगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में कि दिल्ली सल्तनत काल से कौन-कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को यही रखना है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और तब तक सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। आगे की वीडियोस के लिए लगातार हमसे जुड़ते रहिए क्योंकि अभी आप लोगों की क्लास होने वाली इंग्लिश की क्लास के बाद आपको स्टार्ट होगी पॉलिटी की क्लास, पॉलिटी के बाद आप लोगों की ज्योग्राफी क्लास हो ही चुकी है। सारी क्लासेस धीरे-धीरे कैरी ऑन होती रहेंगी। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।